नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज से हम लोग यूपी टेट और सी टेट के लिए सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास का क्रमिक अध्ययन शुरू करते हैं और इतिहास में हम लोग सीधे पॉइंट्स की चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। जो परीक्षा के लिए उपयोगी बिंदु हैं उन्हीं को लेकर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले इतिहास। इतिहास है क्या? इतिहास, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना हम जान लें कि इतिहास की जब हम बात करते हैं कि अतीत में घटित हुई घटनाओं का जो सिलसिलेवार अध्ययन हम करते हैं, वही सिलसिलेवार अध्ययन ही क्या इतिहास कहलाता है। अब इतिहास की बात हम करते हैं तो इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जनक वो कौन कहला जाते हैं? हेरोडोटस। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। और इतिहास वास्तव में है क्या? जैसा अभी हम लोगों ने बात किया, इतिहास है क्या? यह अतीत का अध्ययन है, बीते हुए समय, यानी किसका अध्ययन है? यह अतीत का अध्ययन है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को अध्ययन करने के लिए इसे हम विभिन्न कालक्रम के खंडों में बांटते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास को जैसा थॉमसन महोदय ने बांटने की कोशिश की कि किस समय पर क्या मिला, तो उन्होंने इतिहास का जो विभाजन किया उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा इतिहास के लिए कि सबसे पहले क्या मिला था? सबसे पहले पत्थर मिला था। सबसे पहले क्या मिला था? सबसे पहले पत्थर, पत्थर के बाद तांबा, और तांबा के बाद कांसा। ये तीन क्रमों में बांटा। किसने बांटा? इसे थॉमसन महोदय ने बांटा। थॉमसन महोदय ने बांटने की कोशिश की। और दूसरी चीज, जब हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास का एक विभाजन हमको मिलता है, वो क्या है? एक विभाजन वो है कि जिसमें पढ़ने लिखने की कोई वो नहीं थी, कुछ भी लिखा नहीं गया, लिखित सामग्री कुछ भी नहीं मिली। और दूसरा काल वो था जिसमें लिखित सामग्री मिली, जिसमें क्या हुई? लिखित सामग्री तो प्राप्त हुई, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा कालक्रम जो आपका बढ़ता है, उसमें लिखित सामग्री प्राप्त भी हुई। लिखित सामग्री क्या हुई? लिखित सामग्री हमें प्राप्त भी हुई और उसे पढ़ा भी जा सका। तो इस क्रम में हम लोग जहां सामग्री कुछ भी लिखित सामग्री नहीं, उसे हम लोग प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक भी कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक या इसी को प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। दूसरा, जिसमें लिखित सामग्री तो मिली मगर वो पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम लोगों ने बांटा किसमें? इतिहासकारों ने आद्य ऐतिहासिक काल। उसे किस काल में बांटा? उसे आद्य ऐतिहासिक काल में बांटा। और वह काल जिसमें लिखित सामग्री प्राप्त भी हुई और वह पढ़ी भी जा सकी, वह काल हमारा किस में बटा? वह काल ऐतिहासिक काल में बटा। वह काल किस में बटा? वह काल ऐतिहासिक काल में बटा। अब यहां पर हम बात करते हैं, शुरू यही से करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम आप पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। तो आइए हम लोग आज यहीं से आगे चलते हैं, पाषाण काल से प्रारंभ करते हैं। तो जैसा पाषाण काल नाम से ही क्लियर है, यानी यहाँ पर पाषाण यानी पत्थर से ही संबंधित यह काल है। इस काल से जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वह हमें कहाँ से मिली? पाषाण काल से मिली। अब थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं
कि जैसे इतिहास का, तो इतिहास में ये जो हमें सामग्री, जैसे पाषाण की बात किया या अभिलेखों की बात करेंगे, सिक्कों की बात करेंगे, मनकों की बात करेंगे, इतिहास जानने के स्रोत में, तो वो हमें कहाँ से मिले? खुदाई से मिले। और खुदाई के लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ है वह क्या है? खुदाई के लिए जो कहा गया कि खुदाई से मिले, तो मानव जाति का जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ? मानव जाति का प्रारंभ जो माना जाता है वह कहाँ से माना जाता है? अफ्रीका से। इसीलिए अफ्रीका को क्या कहते हैं? अफ्रीका से ही मानव का प्रारंभ हुआ, और इसीलिए मानव जाति का पालना कहा जाता है। किसे? अफ्रीका को मानव जाति का पालना। और जब हम बात करते हैं कि सभ्यता का प्रारंभ, ये तो उस समय था कि कोई सभ्यता नहीं थी, नंग धड़ंग टहलते थे आदिवासियों, पूर्व उसमें किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं थी, कुछ लेखन नहीं था। और जब सभ्यता का विकास हुआ, भाई मानव इकट्ठा हुए, धीरे धीरे उनमें सभ्यता आई, तो सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ? सभ्यता का विकास एशिया से हुआ। और इसीलिए एशिया को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। एशिया को क्या कहा गया? एशिया को कहा गया सभ्यता का पालना। और अब यहां पर ये तो हमने एक सामान्य चर्चा कर दिया, चूंकि पाषाण काल की बात करेंगे, वहां सिर्फ पत्थरों से ही काम करते थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पाषाण काल के अंत होते होते क्या स्थिति आई थी? तांबे की खोज कर लिया था। तो अब उसी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो पत्थरों के औजार के रूप में इन्हें क्या मिला? इन्हें जो साक्ष्य मिले हैं वो पत्थरों के औजारों के रूप में मिला। तो अब यहाँ ये सबसे पहले जान लें कि ये जो हमें औजार मिले, पत्थर मिले, ये विभिन्न स्थलों की खुदाई से मिले। तो पुरातात्विक जो खुदाई करते हैं उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, और अध्ययन जो करते हैं वो पुरातत्व के अंतर्गत हम करते हैं। तो पुरातात्विक इतिहास के जनक, सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? पुरातात्विक इतिहास के जनक। पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है? ये रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस महोदय। और भारतीय पुरातत्व की बात जब हम करते हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक, यही पुरातत्व के जनक तो हो गए, कौन हुए? रॉबर्ट ब्रूस हुए। और भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन कहलाए? वो कहलाए कनिंघम महोदय। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हुए? भारतीय पुरातत्व के जनक कनिंघम महोदय हुए। और यहां पर जब हम पुरातत्व में हम विभिन्न वस्तुओं की खोज करते हैं, इससे क्या होते हैं? विभिन्न वस्तुओं की हम खोज करते हैं, और खोज करने के बाद जब हमें ये वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो स्वाभाविक है कि जो वस्तुएं प्राप्त होंगी तो इनके लिए संग्रह करने के लिए संग्रहालय की आवश्यकता होगी। भाई इनके लिए क्या जरूरत होगी? इनके लिए किसकी आवश्यकता हमें होगी? संग्रहालय की। भाई जो वस्तुएं हमें पुरातत्व की खुदाई से प्राप्त होंगी उनको कहीं तो हमको इकट्ठा रखना होगा। तो संग्रहालय के लिए जो म्यूजियम की बात हम करते हैं, तो वह पुरातात्विक विभाग का जो संग्रहालय विश्व स्तर का है, वह कहां पर है? वह कोपेनहेगन में है। कहां पर है? वह कोपेनहेगन में है। वहीं जब हम बात करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय है, ये कोपेनहेगन, यहां पर क्या है? यहां पर अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय,
और वहीं जब हम बात करते हैं कि जो भारत में पुरातात्विक खोज हुई, जो पुरातात्विक सामग्रियां मिलती हैं, तो वह पुरातात्विक सामग्रियां, भारत का मानव संग्रहालय कहाँ पर है? जो भारत का है पुरातात्विक जो संग्रहालय है वह कहाँ पर है? यह भोपाल में है। वह कहाँ पर है? भोपाल में है। और यह इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में किस नाम से है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये तो हमने बात कर लिया। अब जब हम बात करते हैं किसकी? पुरातत्व की, पाषाण काल की, तो अब सीधे सीधे पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो पाषाण काल में पत्थरों की बात आई। पाषाण काल को भी 3 खंडों में बांटते हैं और जाते जाते एक चौथा खंड हमें मिलता है। तो अगर हम बात करें किसकी? पाषाण काल। हम बात किसकी कर रहे हैं? पाषाण काल। तो पाषाण काल का भी विभाजन, पहला विभाजन किया पूरा पाषाण काल। पहला विभाजन क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा विभाजन मध्य पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। तीसरा नवपाषाण काल। और जाते जाते चौथा काल हुआ ताम्र पाषाण काल। तो यहां ये जानिए पूरा पाषाण काल, इसमें पूरी तरह से मानव घुमंतु जीवन था, उसका खानाबदोशी जीवन था। भोजन और या यूं कह दे भोजन की तलाश में वो इधर उधर भटकता रहता था, घूमता रहता था। वही अब बड़े बड़े पत्थरों से ये क्या करता था? शिकार करता था। वही मध्य पाषाण काल में आए तो ये इनके औजार और छोटे हो गए, लघु। और नवपाषाण काल में आए तो वहां विभिन्न नए हथियारों का, औजारों का, पत्थरों से भी नए औजार बनाए। और यहां पर जो साक्ष्य मिलते हैं कि विभिन्न जानवरों की हड्डियों और सींगों से भी इन्होंने औजार बनाए। और ताम्र पाषाण काल में यानी पाषाण काल के अंत आते आते यहां पर तांबे की खोज कर लिया। और तांबे की खोज से और धीरे धीरे यही तांबे की खोज से ये शहरीकरण की ओर चलते हैं, क्योंकि जब धातु की खोज हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा। और वही औद्योगिकरण हमें अगली सभ्यता की ओर लेके जाएगी, जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जिसमें सिंधु सभ्यता की बात करेंगे। तो ये तो हमारा क्रम था। आज हम बात करते हैं किसकी? पूरा पाषाण काल की। तो अब यहां पर मानव क्या करता था पाषाण काल में? अपनी भूख को मिटाने के लिए, भाई भूख लगेगी, जीव है तो भूख लगेगी। और भूख को मिटाने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया? पत्थरों के औजारों से उसने उपयोग किया, जानवरों को मारने के लिए, अपने लिए शिकार खोजने के लिए, भोजन खोजने के लिए। और इसीलिए इस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। इसको क्या कहा गया? इसको पाषाण काल कहा गया। और पाषाण काल में सबसे पहली बात हम करते हैं किसकी? पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में क्या था? पूरा पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल में यहां जैसे बात किया, इनका जीवन कैसा था? पूरा पाषाण काल में व्यक्तियों का जीवन कैसा था? यहां शिकार में आसानी होने के लिए ये खुले आसमान के नीचे रहते थे। ये कहाँ रहते थे? ये खुले आसमान के नीचे इनका था, मतलब इनका कोई आवास नहीं था, किसी प्रकार का रहने का ठिकाना नहीं था, ऐसे ही खुले आसमान के नीचे ये रहते थे। और सबसे पहली चीज क्या है कि मानव खुले आसमान के किनारे के साथ साथ नीचे के साथ साथ ये नदियों के किनारे रहते थे। कहाँ रहते थे? ये नदियों के किनारे ज्यादातर। क्यों नदियों के किनारे रहते थे?
क्योंकि नदियों के किनारे इन्हें शिकार करने को आसानी से मिलता था, वहां पर शिकार मिलते थे और पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करते थे। यहां पर वो क्या करते थे, ये शिकार करते थे। किसका, ये जानवरों का शिकार करते थे। और यह शिकार वो करते किससे थे, वह पत्थरों के औजार थे, पत्थरों के औजार, इन्हीं से वो क्या करते थे, उन्हीं से वो शिकार करते थे। किसका, जानवरों का। और यह काम किसके लिए करते थे, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए ये शिकार करते थे। और शिकार से प्राप्त मांस जो होता था यही मुख्य भोजन था। जो शिकार से भूख मिटाने के लिए, भूख कैसे मिटती थी, जो शिकार से मांस उन्हें मिलता था वही मांस ही इनका क्या था, मुख्य भोजन था। मांस ही क्या था, इनका मुख्य भोजन था। और कुछ समय बाद ये जब भाई पत्थरों से ही ये खेलते थे, पत्थरों से शिकार करते थे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिकार के लिए सब एक साथ झुंड, कई लोग पत्थरों को फेंके हों, पत्थरों में रगड़ हुई हो, या पत्थरों बड़े बहुत भारी पत्थर रहा हो, उसे तोड़ने के लिए दूसरे पत्थर से वार करते रहे हों। तो उसी दौरान इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज है, पूरा पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने खोज किया, किसकी, आग। श्री राम। तो पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी चीज क्या थी, इन्हें आग की खोज कहें या यूं कह दें कि पहले इन्हें आग की जानकारी हुई। सबसे पहले इन्हें क्या हुई, आग की जानकारी। और यह इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई। इस काल की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और दूसरी चीज यहां पर क्या मिलता है, यहां पर पूरा पाषाण काल से संबंधित चित्रकारी का भी उल्लेख मिलता है। चित्रकारी यानी ये चित्रकारी कहां पे मिले, विभिन्न गुफाओं में, गुफाओं में इनकी चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका, यह साक्ष्य मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान पर चित्रकारी का गुफाओं में साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यानी इस समय की दो महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, पहली थी आग की खोज, आग की जानकारी, और दूसरा चित्रकारी, यानी यह चित्र बनाना शुरू कर दिए थे। और यह कहां पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। तो 9 इसके बाद ये इस काल की जो महत्वपूर्ण था वो क्या था, खोज किसकी या पहचान किसकी, आग की। और दूसरी ये चित्रकारी प्रारंभ कर दिए थे। चित्रकारी क्या किए थे, चित्रकारी का प्रारंभ हो गया था। और ये जो शिकार करते थे मांस प्राप्त करने के लिए, भोजन हेतु, भूख मिटाने के लिए, शिकार के लिए जो ये औजार प्रयोग करते थे, वह औजार किसके होते थे, वह औजार पत्थरों के होते थे। वह औजार किसके होते थे, पत्थरों के। और यह पत्थरों के औजार कैसे होते थे, बहुत ही बेडौल और भारी। तो नवपाषाण काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या प्रमुख बिंदु हैं वह इतने हैं। और अगले खंड में हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल की। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।